श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, लिखना चाहिए, इस प्रकार की क्रियाओं में यदि क्रिया को करने की सलाह मात्र दी जा रही है तब अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है, और यदि क्रिया को करने की बाध्यता प्रतीत होती है तो तव्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। और यह भी देखा था कि योग्य अर्थ में यदि क्रिया को करने की योग्यता सूचित की जा रही हो तो अन्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग होता है, और किसी क्रिया को करने की बाध्यता प्रतीत हो रही हो तो तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग होता है। और जहाँ पर हम अन्य प्रत्ययान्त के साथ अस धातु का प्रयोग करते हैं वहाँ पर ल्युट प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके भी प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, और तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया के साथ योग्य शब्द का भी प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इन सबको हमने उदाहरण सहित अच्छी तरह से देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि खाने योग्य हैं, पकाने योग्य हैं, लिखने योग्य था, सीखने योग्य था, इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए अन्य प्रत्ययान्त के साथ अस धातु का प्रयोग किस प्रकार करना है, और ल्युट प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अर्ह शब्द का प्रयोग करके और तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया के साथ योग्य शब्द का व्यवहार करके इन वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार किया जाता है, यह विस्तार से देखा था। और खाना है, पकाना है, लिखना था, सीखना था, इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग किस प्रकार करना है, यह भी देखा था। आज हम देखेंगे रहने योग्य होगा, करने योग्य होगा, पढ़ाना होगा, करना होगा, इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए अन्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग और तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसा हमने पिछली कक्षा में देखा था ठीक वैसे ही अनुवाद किया जाएगा, पर थोड़ा बहुत कहीं कोई परिवर्तन होगा तो वो भी हमारे ध्यान में आ जाएगा। इस दृष्टि से इनको भी हम देख लेते हैं। वाक्य है, अच्छा उसने मूवी बनाई है तब तो अवश्य देखने लायक होगी। देखने लायक अर्थात देखने योग्य। तो जिस प्रकार पिछली कक्षा में हमने अनुवाद किया था कि पहले अन्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग और फिर ल्युट प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके प्रयोग और तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग, तो वही तीन विधा से यहाँ पर भी अनुवाद होगा। होगी इसका अनुवाद करने के लिए हम अस धातु का लृट लकार का प्रयोग करेंगे। अच्छा इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में अस्तु अव्यय का प्रयोग होता है। उसने मूवी बनाई है, बनाई है इस क्रिया के लिए हम निर्मापी धातु का लंग लकार का प्रयोग करेंगे। किसने बनाई है? उसने। उसने यह करता है, क्या बनाया है? मूवी। मूवी यह कर्मकारक है। मूवी को संस्कृत में चलचित्र कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार अच्छा उसने मूवी बनाई है, इस वाक्य का अनुवाद होगा अस्तु सह चलचित्रम निर्मापयत। आगे वाक्य है, तब तो अवश्य देखने लायक होगी। होगी कौन? मूवी। तो होगी क्रिया का कर्ता यहाँ पर भी मूवी ही है। अतः होगी इसका अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग करना होगा। कैसी होगी? देखने लायक। तो देखने लायक मूवी का विशेषण है, अतः इसका भी अनुवाद करने के लिए हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। देखने लायक इसका अनुवाद करने के लिए हमें दृश्य धातु से अन्य प्रत्ययान्त क्रिया दर्शनीय इसका प्रयोग करना होगा। अवश्य का अनुवाद करने के लिए अवश्यम अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो का अनुवाद करने के लिए तु अव्यय का प्रयोग करेंगे और तब इसका अनुवाद करने के लिए तदा अव्यय का प्रयोग होगा। इस प्रकार संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा अस्तु स चलचित्रम निर्मापयत तदा तो अवश्यम दर्शनीयम भविष्यति। तो अवश्यम यहाँ पर यण संधि संभव है। अब देखने लायक इसका अनुवाद करने के लिए हम ल्युट प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके प्रयोग करेंगे, तब वाक्य का अनुवाद होगा अस्तु सह चलचित्रम निर्मापयत तदा अवश्यम दर्शनार्हम भविष्यति। दर्शनार्ह यह मूवी का विशेषण है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। यदि हम तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया का योग्य शब्द के साथ प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा
अस्तु सह चलचित्रम निर्मापयत् तदा त्ववश्यं द्रष्टुम योग्यम भविष्यति। इस वाक्य में भी योग्य शब्द जो है वो चलचित्र का विशेषण होने से योग्य का अनुवाद करते समय हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। इस प्रकार इस वाक्य में मूवी देखने लायक होगी इसकी सूचना मात्र दी जा रही है, अतः हमने यहाँ पर अन्य प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग किया है और उसके विकल्प के रूप में ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ अर शब्द जोड़ करके भी प्रयोग किया है और तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ योग्य शब्द का भी हमने प्रयोग किया है। आगे वाक्य है, सच में फर्नीचर के बाद तो यह घर देखने लायक होगा। इस वाक्य में भी घर के देखने लायक होने की सूचना मात्र दी जा रही है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम अन्य प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करेंगे। सच में इसका अनुवाद करने के लिए सत्यम अव्यय का प्रयोग होता है। फर्नीचर को संस्कृत में गृहोपस्कर कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। के बाद इसका अनुवाद करने के लिए पश्चात अव्यय का प्रयोग होता है, जो अभी आपको सिखाया नहीं गया है, किंतु पश्चात का संबंध जिसके साथ होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो के बाद का संबंध फर्नीचर के साथ है, अतः फर्नीचर का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो का अनुवाद करने के लिए तु अव्यय का प्रयोग करेंगे। बाकी शब्द तो आपके परिचित ही हैं। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, सत्यम गृहोपस्करस्य पश्चात तु इदम गृहम दर्शनीयम भविष्यति। तु इदम इनके बीच में यण संधि संभव है। ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ अर शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा, सत्यम गृहोपस्करस्य पश्चात विदम गृहम दर्शनार्हम भविष्यति। और तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा, सत्यम गृहोपस्करस्य पश्चात विदम गृहम द्रष्टुम योग्यम भविष्यति। आगे वाक्य है, 2 दिन के बाद ये हांडवा खाने लायक होगा क्या। हांडवा गुजरात में खाई जाने वाली नमकीन वस्तु है। हांडवा, ढोकला, खमणी आदि शब्दों के लिए यदि हमारे पास संस्कृत शब्द न हो तो हम इनके पीछे व्यंजन शब्द लगा करके अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक बना करके हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हांडवा के लिए संस्कृत शब्द नहीं है तो मैंने पीछे व्यंजन शब्द लगा दिया है और हांडवा व्यंजन या अकारांत नपुंसकलिंग का प्रयोग करूंगी इसका अनुवाद करने के लिए। 2 दिन के बाद, के बाद का अनुवाद करने के लिए यहाँ पर हम अनंतर शब्द का प्रयोग करेंगे। हम 49वीं कक्षा में देख चुके हैं, जहाँ पर क्रम होता है अर्थात एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार, और वहाँ पर यदि के बाद शब्द का प्रयोग किया गया हो तो हमें अनंतर शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी 2 दिन के बाद अर्थात पहला दिन, उसके बाद दूसरा दिन, उसके बाद के दिन की बात है। तो यहाँ पर हम के बाद का अनुवाद करने के लिए अनंतर शब्द का प्रयोग करेंगे और अनंतर शब्द का संबंधी शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ पर 2 दिन इसका अनुवाद करने के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। खाने लायक इसका अनुवाद करने के लिए हम खाद धातु अन्य प्रत्यांत शब्द खादनीय इसका प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा, द्वाभ्याम दिनाभ्याम अनंतरम इदम हांडवा व्यंजनम खादनीयम भविष्यति किम। ल्युट प्रत्ययांत खादन शब्द के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके शब्द बन जाएगा खादनार्ह। इसका प्रयोग करने पर वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, द्वाभ्याम दिनाभ्याम अनंतरम इदम हांडवा व्यंजनम खादनार्हम भविष्यति किम। और तुमुन प्रत्ययांत शब्द के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करने पर वाक्य का अनुवाद होगा, द्वाभ्याम दिनाभ्याम अनंतरम इदम हांडवा व्यंजनम खादितुम योग्यम भविष्यति किम। अब तक जिन वाक्यों का हमने अनुवाद किया है वो ठीक वैसे ही किया है जैसा हमने पिछली कक्षा में किया था। अब हम आगे अनुवाद करने जा रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। आपके सामने 2 वाक्य हैं। पहला है, यह लड़की भाई की शादी में साड़ी पहनने लायक हो जाएगी, और दूसरा है, यह साड़ी शादी तक पहनने लायक हो जाएगी। साथ हमने शादी के लिए कोई साड़ी बुनने के लिए दी है तो अभी तक तैयार तो नहीं हुई पर शादी तक पहनने लायक हो जाएगी, उस अर्थ में इस वाक्य का प्रयोग है। दोनों वाक्य में साड़ी पहनने लायक हो जाएगी इतना हिस्सा तो समान है, किंतु पहले वाक्य में पहनने लायक हो जाएगी इस क्रिया का कर्ता है लड़की और दूसरे वाक्य में पहनने लायक हो जाएगी इसका कर्ता है साड़ी। पहले वाक्य में कौन पहनने लायक हो जाएगी, लड़की, अर्थात पहनने की क्रिया का लड़की करता है, और क्या पहनने लायक हो जाएगी, साड़ी, अर्थात पहनने की क्रिया का साड़ी जो है वो कर्मकारक है। और दूसरे वाक्य में पहनने लायक कौन हो जाएगी, साड़ी। तो पहनने की क्रिया का कर्ता साड़ी है और किसको पहनना है, साड़ी को ही पहनना है। तो साड़ी यहाँ पर कर्म भी है, पहनने की क्रिया का कर्ता भी है और कर्म भी है। तो व्याकरण का नियम है
कि जब एक ही वस्तु कर्ता भी हो और कर्म भी हो तो हमको उसे कर्ता मान करके अनुवाद करना है। तो यहाँ पर साड़ी को हम कर्ता मान के अनुवाद करेंगे। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहनने लायक इसका अनुवाद करने के लिए अन्यर प्रत्यय का प्रयोग हमें तभी करना है जब अन्यर प्रत्यंत क्रिया का कर्ता और कर्म दोनों एक ही वस्तु हो। जैसे दूसरे वाक्य में पहनने लायक इसका अनुवाद करने के लिए हम धारी धातु से अन्यर प्रत्यय लगा करके धारणीय इस अन्यर प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर धारी धातु का साड़ी जो है वो कर्म भी है और कर्ता भी है। तो यहाँ पर अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करके हम अनुवाद कर सकते हैं। और वाक्य का अनुवाद होगा एषा शाटिका विवाह पर्यंतम धारणीया भविष्यति। किंतु पहले वाक्य में पहनने लायक इसका अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वाक्य में पहनने की क्रिया का कर्ता तो लड़की है और कर्म है साड़ी। तो कर्ता और कर्म दोनों भिन्न भिन्न होने से पहनने लायक इसका अनुवाद करने के लिए अन्यर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। केवल ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ अर शब्द जोड़ करके हम अनुवाद कर सकते हैं। तब वाक्य का अनुवाद होगा एषा बालिका भ्रातुः विवाहे शाटिकायाः धारणार्हा भविष्यति। हो जाएगी क्रिया का कर्ता बालिका होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और धारण इस ल्युट प्रत्यंत क्रिया का कर्म शाटिका है, इसलिए उसका अनुवाद करने के लिए हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। और इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ योग्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब वाक्य का अनुवाद होगा एषा बालिका भ्रातुः विवाहे शाटिकां धारयितुं योग्या भविष्यति। इस वाक्य में भविष्यति क्रिया का कर्ता बालिका है, इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और योग्य या बालिका का विशेषण होने से इसका भी अनुवाद करने के लिए प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। धारयितुम इस तुमुन प्रत्यंत क्रिया का शाटिका कर्म है और तुमुन प्रत्यंत क्रिया के कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, अतः साड़ी का अनुवाद होगा शाटिकाम। और दूसरे वाक्य में अन्यर प्रत्यंत क्रिया के साथ साथ हम ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ अर शब्द जोड़ करके भी अनुवाद कर सकते हैं। तब वाक्य का अनुवाद होगा एषा शाटिका विवाह पर्यंतम धारणार्हा भविष्यति। और तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ योग्य शब्द जोड़ करके अनुवाद करेंगे। तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा एषा शाटिका विवाह पर्यंतम धारयितुम योग्या भविष्यति। तो इस बात का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अन्यर प्रत्यंत क्रिया का कर्ता और कर्म दोनों जब एक ही होते हैं तभी हमें पहनने लायक या पहनने योग्य इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए अन्यर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है। और यदि पहनने लायक या पहनने योग्य इस प्रकार के शब्द रचना में क्रिया का कर्ता और कर्म यदि अलग अलग हैं तो हमें इसका अनुवाद करने के लिए अन्यर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। केवल ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ अर शब्द जोड़ करके प्रयोग कर सकते हैं अथवा तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करके भी अनुवाद हम कर सकते हैं। आइए अभ्यास के लिए एक वाक्य और देख लेते हैं। फिर दो वाक्य आपके सामने हैं। पहला है यह बच्चा तब तक ठंडा दूध पीने लायक हो जाएगा और दूसरा वाक्य है तब तक यह दूध पीने लायक ठंडा हो जाएगा। तो पहले वाक्य में देखें पीने लायक, यहाँ पर जो पीने की क्रिया है उसका कर्ता है बच्चा और कर्म है दूध, अर्थात कर्ता और कर्म दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो पीने लायक इसका अनुवाद करने के लिए अब अन्यर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग हम नहीं करेंगे, केवल ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ अरह शब्द जोड़ करके अथवा तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करके अनुवाद करेंगे। तब तक इसका अनुवाद करने के लिए तदा पर्यंत प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे, क्रिया विशेषण होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद होगा एषः बालकः तदा पर्यंतम शीतस्य दुग्धस्य पानार्हः भविष्यति। ठंडा दूध यह ल्युट प्रत्यंत पान क्रिया का कर्मकारक होने से अनुवाद करने के लिए हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है और बालक भविष्यति क्रिया का कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करके अनुवाद इस प्रकार होगा एषः बालकः तदा पर्यंतम शीतम दुग्धम पातुम योग्यः भविष्यति। यहाँ पर पातुम इस तुमुन प्रत्यंत क्रिया का ठंडा दूध कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और दूसरा वाक्य है तब तक यह दूध पीने लायक ठंडा हो जाएगा। इस वाक्य में पीने लायक ठंडा कौन हो जाएगा? दूध हो जाएगा। तो पान क्रिया का कर्ता भी दूध है और पीने लायक कौन है? दूध ही है। तो पीने की क्रिया का कर्म भी दूध है। तो यहाँ पर पीने लायक इस शब्द में विद्यमान पान क्रिया का दूध कर्ता भी है और कर्म भी है, अतः पीने लायक इसका अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा था
कि जब एक ही शब्द कर्ता भी बन जाए और कर्म भी बन जाए तब हमें कर्ता कारक मान करके अनुवाद करना है। तो दूध को हम कर्ता मानेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, तदा पर्यंतम इदम दुग्धम पानीयम शीतम भविष्यति। दूध कैसा हो जाएगा? ठंडा। तो ठंडा जो है वो दूध का विशेषण है, अतः ठंडा का अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। और ठंडा भी कैसा? पीने लायक ठंडा। तो पीने लायक है ठंडा का विशेषण है, अतः ठंडा में जो लिंग विभक्ति वचन है उसी लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग पीने लायक, इसका अनुवाद करते समय हमें अनियर प्रत्यांत क्रिया में प्रयोग करना है। तो ठंडा इसका अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया था, अतः पीने लायक इसका अनुवाद करने के लिए पानीय शब्द में भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। यदि हम लुट प्रत्यांत क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके अनुवाद करेंगे तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, तदा पर्यंतम इदम दुग्धम पानार्हम शीतम भविष्यति। और तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा, तदा पर्यंतम इदम दुग्धम पातुम योग्यम शीतम भविष्यति। आशा करती हूँ कि आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पीने लायक अथवा पीने योग्य इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करते समय कब हमें अनियर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना है और कब हमें नहीं करना है। अब हम देखेंगे पढ़ाना होगा या पढ़ाना पड़ेगा, जाना होगा या जाना पड़ेगा, नहाना होगा या नहाना पड़ेगा, देना होगा या देना पड़ेगा, पकाना होगा या पकाना पड़ेगा। इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग वहीं होता है जहाँ पर बाध्यता होती है, अतः तव्य प्रत्यांत क्रिया का तो प्रयोग होगा ही, किंतु अनियर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब भी बाध्यता का ही बोध होगा। अर्थात जब भी अस धातु का लृट लकार में प्रयोग होगा तो उसके साथ चाहे तव्य प्रत्यांत क्रिया हो चाहे अनियर प्रत्यांत क्रिया हो, वहाँ अवश्य ही बाध्यता का बोध होगा। अर्थात किसी क्रिया को करना होगा या करना पड़ेगा, इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लृट लकार के साथ तव्य प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और अनियर प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, आज तो रोटी बेलनी ही होगी अथवा बेलनी ही पड़ेगी। तो इस वाक्य में बेलने की क्रिया करनी ही होगी अथवा करनी पड़ेगी, यह अर्थ है। होगी अथवा पड़ेगी यह मुख्य क्रिया है। इसका अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लृट लकार में प्रयोग करेंगे और बेलना इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और अनियर प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वेल धातु तव्य प्रत्यांत क्रिया बनती है वेल्लई तव्य। क्या बेलना है? रोटी बेलनी है। रोटी वेल क्रिया का कर्म कारक है और होना क्रिया का कर्ता कारक है। मुख्य क्रिया क्योंकि होना है, अतः होना क्रिया का कर्ता होने से रोटी का अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और हमने नियम देखा था कि जो लिंग विभक्ति वचन कर्म कारक में होते हैं वही लिंग विभक्ति वचन तव्य प्रत्यांत क्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। कर्मकारक रोटी में हमने स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः वेल्लई तव्य शब्द में भी हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद होगा, अद्य तु रोटी का वेल्लई तव्या एव भविष्यति। वेल्लई तव्या एव के बीच में हम वृद्धि संधि कर सकते हैं। जब हम अनियर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा, अद्य तु रोटी का वेल्लनीय एव भविष्यति। इस प्रकार कोई क्रिया करनी होगी या करनी पड़ेगी, इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और अनियर प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों प्रकार की क्रिया से एक ही अर्थ का बोध होगा यदि हमने साथ में अस धातु का लृट लकार में प्रयोग किया है। और उदाहरण देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मोबाइल ऑनलाइन खरीदना होगा या खरीदना पड़ेगा। लग रहा है इसका अनुवाद करने के लिए प्रतिपूर्वक भा धातु का हम प्रयोग करेंगे और ऐसा इसका अनुवाद करने के लिए एवं इस अव्यय का प्रयोग होगा। दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो की है संयोजक, उसके लिए संस्कृत में यत् अव्यय का प्रयोग होता है। अब का अनुवाद करने के लिए इदानीम अव्यय का प्रयोग होगा। मोबाइल को संस्कृत में चलभाष कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है और होना क्रिया का कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन के लिए संस्कृत में शब्द है सद्यस्क, विशेषण शब्द है। खरीदना होगा इसका अनुवाद करने के लिए हम पहले तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। खरीदना इसके लिए तव्य प्रत्यांत क्रिया है क्रेतव्य। कैसे खरीदना है? ऑनलाइन खरीदना है। तो ऑनलाइन जो है वो खरीदने की क्रिया का विशेषण होने से यह क्रिया विशेषण शब्द है और क्रिया विशेषण शब्द में
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो सद्यस्क में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद होगा एवं प्रतिभाति यद इदानीं चलभाषा सद्यस्कम क्रेतव्यः भविष्यति। और जब खरीदना इसके लिए हम अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा एवं प्रतिभाति यद इदानीं चलभाषा सद्यस्कम क्रयणीयः भविष्यति। और उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य है बीमार हो जा नहीं तो खेत में धान काटना होगा या धान काटना पड़ेगा। बीमार हो जा मतलब बीमार होने का नाटक कर, नहीं तो खेत में जाके काम करना पड़ेगा, इस भाव वाला ये वाक्य है। पहले बीमार हो जा इसका अनुवाद करेंगे। हो जा इसके लिए भू धातु लोट लकार का प्रयोग करेंगे। बीमार को संस्कृत में रुग्ण कहते हैं तो वाक्य का अनुवाद होगा रुग्णः भवतु। दूसरा वाक्य है नहीं तो खेत में धान काटना होगा या काटना पड़ेगा। नहीं तो इसका अनुवाद करने के लिए अन्यथा अव्यय का प्रयोग करेंगे। खेत में इसका अनुवाद करने के लिए हम अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। खेत को क्षेत्र कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। धान को संस्कृत में धान्य कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। होना क्रिया का कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। काटना इसका अनुवाद करने के लिए तव्य प्रत्ययान्त क्रिया कर्तयितव्य का प्रयोग करेंगे। क्या काटना है? धान काटना है तो धान जो है वो काटने की क्रिया का कर्मकारक है। कर्मकारक के लिंग विभक्ति वचन है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः तव्य प्रत्यांत क्रिया का भी अनुवाद करते समय हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा रुग्णः भवतु अन्यथा क्षेत्रे धान्यम कर्तयितव्यम भविष्यति। और काटना इसका अनुवाद करने के लिए जब अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा रुग्णः भवतु अन्यथा क्षेत्रे धान्यम कर्तनीयम भविष्यति। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं। वाक्य है नौकरी कर नहीं तो घर के काम करने होंगे अथवा करने पड़ेंगे। तो नौकरी कर इसका अनुवाद करने के लिए हम क्री धातु लोट लकार का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टूड है कि वाक्य का कर्ता तू है। कर इस क्रिया का कर्म है नौकरी। नौकरी को संस्कृत में भृत्या कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो नौकरी कर इसका अनुवाद होगा भृत्याम कुरु। अब शेष वाक्य का अनुवाद करेंगे। नहीं तो इसका अनुवाद करने के लिए अन्यथा अव्यय का प्रयोग करेंगे। घर के इसका काम के साथ संबंध होने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। काम को संस्कृत में कार्य कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। संख्या में बहुत हैं अतः हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे और होंगे क्रिया का कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। काम करना इस क्रिया का कर्मकारक है अतः जो लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग काम इसका अनुवाद करने के लिए हमने किया है वही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग हम करना इस क्रिया का अनुवाद करते समय तव्य प्रत्ययांत क्रिया में करेंगे। काम इसका अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है अतः करना इसका अनुवाद करने के लिए तव्य प्रत्ययांत कर्तव्य क्रिया में भी हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा भृत्याम कुरु अन्यथा गृहस्य कार्याणि कर्तव्यानि भविष्यन्ति। और करना इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए अन्यर प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा भृत्याम कुरु अन्यथा गृहस्य कार्याणि करणीयानि भविष्यन्ति। तो इस प्रकार अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी क्रिया को करना होगा या करना पड़ेगा इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और अन्यर प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में हमें अस धातु लृट लकार में प्रयोग करनी होगी। इस प्रकार अन्यर प्रत्यांत क्रिया का और तव्य प्रत्यांत क्रिया के अधिकांश प्रयोग हमने देख लिए हैं। आइए एक छोटी सी बात और देख लेते हैं कि अन्यर प्रत्यांत क्रिया और तव्य प्रत्यांत क्रिया का विशेषण के रूप में प्रयोग कब किया जाता है। यदि किसी वस्तु स्थान संबंधित क्रिया को करने की बाध्यता है तो हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे और यदि वो सामान्य रूप से बात कही जा रही है तो अन्यर प्रत्यांत क्रिया का विशेषण के रूप में प्रयोग करना है। जैसा अब तक हम देखते आए हैं वैसा ही है। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य है वो जाने की जगह नहीं है और दूसरा वाक्य है वो जाने योग्य जगह नहीं है। जाने योग्य अथवा जाने लायक इसका अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करते आए हैं और ये सामान्य रूप से कही जाती है कि भाई शिष्ट लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। और पहले वाक्य में किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि भाई तुमको तो दूसरी जगह जाना था, ये आपके लिए जाने की जगह नहीं है, अर्थात उस जगह न जाने की बाध्यता है। अतः हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो अनुवाद इस प्रकार होगा। प्रथम वाक्य का अनुवाद है तद्गंतव्यम स्थानम नास्ति और दूसरे में अनुवाद होगा तद्गमनीयम स्थानम नास्ति। तद्गंतव्यम और तद्गमनीयम यहाँ पर दोनों जगह जश्तो संधि हुई है। और उदाहरण है पीने का पानी कहाँ है
और दूसरा है पीने योग्य पानी कहाँ है। प्रथम वाक्य में मान लीजिए आपको 10 गिलास पानी पीने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो वो 10 गिलास पानी अब आपके लिए बाध्यता है, पीना ही होगा। अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। अनुवाद होगा पातव्यम जलम कुत्रास्ति। और पीने योग्य पानी में बाध्यता नहीं है कि पीना ही पड़ेगा, सामान्य रूप से कहा जा रहा है कि भाई पानी पीना हो तो ये पीने योग्य है। तो अब इसका अनुवाद करने के लिए हम अनियर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। पानीयम जलम कुत्रास्ति। आगे वाक्य है यह नहाने का पानी है और यह नहाने योग्य पानी है। तो पहले में ये नहाने का पानी है, इस पानी से और कुछ नहीं करना है, स्नान ही करना है, बाध्यता है। तो अब इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। इदम स्नातव्यम जलम अस्ति। दूसरे वाक्य में नहाने योग्य का मतलब है कि स्नान के योग्य हैं, चाहो तो आप नहाओ, चाहो तो आप नहीं नहाओ, पर पानी नहाने योग्य है। तो सामान्य रूप से कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम अनियर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद होगा इदम स्नानीयम जलम अस्ति। और एक अंतिम वाक्य देख लेते हैं। ये सारी फेंकने की वस्तुएं यहाँ क्यों रखी हैं। और दूसरा वाक्य है ये सारी फेंकने योग्य वस्तुएं यहाँ क्यों रखी हैं। पहले वाक्य में डिसाइड हो चुका है कि ये वस्तुएं सब फेंकने की हैं, बाध्यता है, फेंकनी ही होगी, इसका और कुछ नहीं होना है। अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। रखने के लिए हम स्थापित धातु का प्रयोग करेंगे। पाठी के समान रूप चलते हैं। वस्तुएं रखने की क्रिया भूतकाल में हो चुकी हैं, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम स्थापित धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। फेंकना अर्थ में क्षिप धातु का प्रयोग होता है, अतः तव्य प्रत्यंत क्षिप क्रिया का रूप बनता है क्षिप्तव्य। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा इमानि सर्वाणि क्षेप्तव्यानि वस्तुनि अत्र कथम स्थापयत। वस्तुनि अत्र यहाँ पर यण संधि कर सकते हैं। दूसरे वाक्य में ये बताया जा रहा है कि ये वस्तुएं फेंकने योग्य हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम उसको फेंक दें, चाहे तो फेंके चाहे तो नहीं फेंके, पर वस्तुएं फेंकने योग्य हैं। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम अनियर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा इमानि सर्वाणि क्षेपणीयानि वस्तुन्यत्र कथम स्थापयत। इस प्रकार 68, 69, 70 इन 3 कक्षाओं में हमने देखा कि कब अनियर प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है और कब तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है। दोनों प्रत्यय के अधिकांश प्रयोग हमने देख लिए हैं। थोड़े थोड़े भेद के साथ दोनों का बहुत्र प्रयोग होता है, पर थोड़ा ध्यान देंगे तो सर्वत्र ही प्रयोग करने की जो शैली है वो एक समान ही है। अतः 2-3 बार यदि आप आवृत्ति करेंगे तो आपको भी बहुत सहजता से समझ में आने लग जाएगा। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः।